नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के लिए एक्सपेक्टेड मैथ्स सेट 11 की, जिसमें हम करेंगे 21 क्वेश्चंस। क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो वो बाद में ऐड ऑन करना पड़ा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक, जो लोग नहीं करते वो सारे लोग लाइक कर दिया करो अगर पसंद आए तो, ठीक है। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 10 सेट किसके मैथ्स के प्रोवाइड कर दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो आपको पहली प्लेलिस्ट वही मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। और एक इंग्लिश का सेट बनाया है, दूसरा सेट में पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, हालांकि अभी वीडियो शायद नहीं अपलोड हुई है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो आने के बाद, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक का बेसिक नहीं समझ में आ रहा तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या एसएससी सीजीएल 2019 के टियर 1 टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है, उसमें चले जाएंगे तो आपको सारे एसएससी में पूछे गए प्रश्न आपको डिटेल में एकदम बेसिक से सीखने को मिलेंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में भी एकदम बेसिक से करवाऊँ, लेकिन अगर किसी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उस वीडियो में चले जाइएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से दिख रहा होगा। कहा 5 पर्सन्स कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 days वर्किंग 7 hours a day. If 2 persons join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day for. कहा गया कि 5 व्यक्ति अगर कार्य करते हैं तो 8 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कोई एडमिशन सीट्स तैयार कर देते हैं। कहा गया अगर 2 व्यक्ति उनसे और जुड़ जाते हैं, यानी 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो 4 दिन में काम पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने की आवश्यकता होगी। यानी आपको दिया गया M1, पहले आदमी कितने थे 5, अब कितने हो गए 2 और आ गए, यानी M2 बराबर हो गया 7। आपको दिया गया डेज, पहले दिन कितने लगते थे 8, अभी दिन कितने लगने हैं 4, और पहले घंटे कितने कार्य होते थे 7, तो अभी कितने होने हैं S2, यही आपसे पूछा गया। आपने पढ़ा होगा कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। आपने क्या पढ़ा है, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। यहाँ से हमारा H2 कितना हो जाएगा, अगर आप H2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा M1 D1 H1 अपान M2 D2, ये H2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी M1 5 इंटू D1 8 इंटू H1 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ये तो हो गया। यानी कि 4 2 जा 8, 7 7 कट जाए, यानी 5 दूनी 10 घंटे लगने वाले हैं। कितने घंटे लगने वाले हैं 10 घंटे। यानी कि अगर 7 व्यक्ति 4 दिन प्रत्येक दिन 10 घंटे कार्य करते हुए अगर वो कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 4 दिन में। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। अगर आपको ये सेट इजी लगे, इसका मतलब आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपको एवरेज लगे तो आप एसएससी फोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सीएचएसएल में इससे एक लेवल बिलो ही आएगा, इससे एक लेवल ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया बाबू एंड आशा कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days. आशा इज 7/4 times एज इफिशियंट एज बाबू. द सेम जॉब कैन बी डन बाई आशा एलोन इज. कहा गया बाबू और आशा अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में एक टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि बाबू और आशा अगर करते हैं तो 7 दिन में वो पूरे कार्य को खत्म कर सकते हैं। कहा गया जो आशा है वो 7/4 बाबू के बराबर है, यानी इफिशियंसी का अनुपात दिया गया है कि अगर बाबू को हम माने, बाबू अगर 4 यूनिट कार्य करता है तो हमारा आशा यहाँ से कितनी आ जाएगी 7 यूनिट कार्य करेगी। अरे क्योंकि आशा बाबू का 7/4 गुना कार्य करती है, यानी बाबू को अगर 4 कार्य करता देखें तो आशा 7 कार्य करती दिखेगी। अब आपको पता है अगर ये 7 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट, तो एक दिन में होगा 11 यूनिट और 7 दिन तक कार्य चला, यानी हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 7 दिन लगे और 11 यूनिट पर डे हो रहा था, यानी 77 यूनिट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि आशा अकेले कितने दिन में कर देगी। आपने कहा सर अगर 77 दिन में 77 यूनिट कार्य है, आशा एक दिन में 7 यूनिट करती है, तो डेज टेकन कितना हो जाएगा टोटल वर्क, यानी 77 डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई ए, यानी कि 11 डेज आपके लगने हैं, 11 डेज आपके लगने हैं। समझ आ गया। तो कितने आसान क्वेश्चन है, इफिशियंसी वाले अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चंस की डिजिट आपको सेम नहीं मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया 2 types ऑफ एलॉयस पोजेस गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो ऑफ 7:22 and 21:37. In what ratio should these alloys be mixed so as to have a new alloy in which gold and silver would exist in ratio of 25
5:62। कहा गया दो प्रकार के मिश्र धातु हैं जिसमें सोना और चांदी मिलाए गए हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के हैं। मान लो इसमें सोना और चांदी का अनुपात आपको दिया गया है, लिख लीजिए। पहले में 7:22 है और दूसरे वाले में 21:37 है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नया मिश्र धातु हो जिसमें सोना और चांदी 25:62 के अनुपात में हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है सोना और चांदी का अनुपात 7:22, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, और 21 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58। यानी कि हम बात करें तो ये 58 kg दिख रहा है, ये 29 kg, यानी 2 से गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ पे सोना हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा चांदी हो जाएगी 44। हमने क्यों किया, दोनों की मात्रा बराबर करने के लिए। अब देखिए 14 44 58 ये भी हो गया, 21 37 58 ये भी हो गया। अब आपसे कहा गया इसको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जो हमारा सोना और चांदी का अनुपात हो 25:62। हम मान लेते हैं सर कि x और y के अनुपात में मिलाया गया है। अब अगर x अनुपात में मिलाएंगे तो 14 सोना पहले में था, यानी 14x सोना पहले से हमें मिला, और 21y सोना दूसरे वाली धातु से मिलेगा। ठीक है, और आपको मिलेगा 44 इधर था क्या चांदी, तो 44x, अगर x मात्रा ले रहे हैं तो 44x हो जाएगा, प्लस आपको पता है 37y मिल जाएगा, और ये बराबर आपको दिया गया 25/62। तो आप ऐसे कर सकते हैं 25/62, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो x और y का अनुपात आ जाएगा, वही आपका अनुपात हो जाएगा, अगर ऐसे करना चाहें एकदम बेसिक से। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए कहा गया कि पहली मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात, यानी कि अगर सोना, मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो पहली मिश्र धातु में कितना है 7 हिस्सा आउट ऑफ 29 हिस्सा, दूसरी मिश्र धातु में कितना है 21 हिस्सा आउट ऑफ 58 हिस्सा, और हमें रिजल्टेंट कितना प्राप्त करना है 25 हिस्सा आउट ऑफ 87 हिस्सा। समझ रहे हो, यानी 7/29 पहले में था, 21/58 दूसरे में था, और 25/87 हमें रिजल्टेंट प्राप्त करना है। अब आप घटा दीजिए, देखो सबसे पहले सब में 7 29 से गुणा कर दो, तो ये 29 से गुणा होगा, इधर कट जाएगा, 29 से गुणा होगा 2, 29 से गुणा होगा 3, सब में 29 से गुणा करके, क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। अब अगर हम 25/3 में से 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4/3, 4/3 तो होगा, 25/3 - 7 4/3, और 21/2 में से अगर हम 25/3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13/6, 13/6। आप 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 2 से गुणा हो जाएगा, यानी आपका अनुपात कितना आ गया 13:8, 13:8। हमने क्या किया मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहले मिश्र धातु में सोने की मात्रा, दूसरे मिश्र धातु में सोने की मात्रा और रिजल्टेंट मात्रा, यानी 7/29 21/58 को हमें 25/87 बनाना है। हम मिक्सचर एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हमें 25/87 फाइनल चाहिए। हमने घटा लिया, हमारा जो अनुपात ये आएगा ये किसका अनुपात होगा, किस अनुपात में इनको मिलाया गया है। एकदम सेम प्रश्न है, बस इसमें क्या दिया गया कि द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग Rs 192 per kg is to be mixed with टी कॉस्टिंग Rs 150 per kg so that the mixed tea when sold for 194.40 per kg gives a profit of 20%। कहा गया कि 192 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 150 रुपये वाली प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि अगर हम रिजल्टेंट मिक्सचर को 194 रुपये 40 पैसे में बेचें तो 20% का फ़ायदा हो। अच्छा, अगर 20% का फ़ायदा हो रहा है यानी कि 6/5 CP, यानी क्रय मूल्य का 6/5, तभी 20% फ़ायदा होगा। बराबर आपको दिया गया 194.40, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32.4, यानी CP बराबर कितना हो जाएगा 5 × 32.4, यानी 32 दूना 32 पंचे 160 और 2 162, यानी 192 150 का रिजल्टेंट हमें पहुंचाना है 162 पे। तो आप निकाल लीजिए किस अनुपात में मिलाएंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 192 से 62 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, और 162 में से 150 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी अनुपात कितना हो गया 2:5 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेस के बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न है। कहा गया इन ए 400 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 रनर्स ए एंड बी इज 3:4, ए हैज़ अ स्टार्ट ऑफ 130 मीटर्स, ए विंस बाई। देखो कहा गया कि ए और बी 400 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं जिसमें ए 3 की स्पीड से मान लो दौड़ता है, बी 4 की स्पीड से दौड़ता है। अब कहा गया कि ए को 130 मीटर की शुरुआत मिलती है। 130 मीटर की शुरुआत मतलब ए को 130 मीटर कम दौड़ना पड़ता है, यानी 270 तो दौड़ता है ए और 400 दौड़ता है बी।
अब आपको पता है ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 3, तो 270 दौड़ने में मान लो 3 मीटर पर सेकंड होती तो 90 सेकंड इसको लगते। और अगर ये 4 से दौड़ता है तो ये 100 सेकंड ले रहा है, 100 सेकंड ले रहा है। यानी आपको पता है कि जब ये देखो, अगर मैं बात करूं तो रेस में ए यहां पहुंच गया 90 सेकंड बाद, 90 सेकंड बाद ए तो यहां पहुंच गया फाइनल बिंदु पे, लेकिन बी कहां था? आपको पता है जब ये रेस कब खत्म होती है? जब एक आदमी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, ए पहुंच गया। अब हम देखेंगे कि बी कितने से हारा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितने समय में ए फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा उस समय बी कहाँ था? बी की स्पीड है 4 की स्पीड से 90 सेकंड में दौड़ेगा 360, टोटल दूरी थी 400, 360 दौड़ चुका, यानी हारा कितने से? 40 मीटर से। यानी 40 मीटर और दौड़ लेता तो जीत जाता। यानी आपको पता चल गया कि ए ने बी को कितने से हराया? 40 मीटर से। अगर आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सीखना है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मैंने बेसिक से लेके अप टू मेंस या कैट लेवल तक के करवाए क्वेश्चंस, आप जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट देख सकते। कहा गया इन ये 100 मीटर रेस पी रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 मीटर की दौड़ में पी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। अब अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 100 मीटर डिस्टेंस अपन स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, यानी 8 × 5/18। ये नीचे स्पीड है, ऊपर दूरी, तो समय लग जाएगा। समय कितना लगेगा? 5 से काटेंगे 20 दे देगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 1 9 2, 2 9 18, 9 5 45, यानी 45 सेकंड समय लगता है पी को। पी को कितना लगता है? 45 सेकंड। और कहा गया पी ने क्यू को 15 सेकंड से हरा दिया, यानी क्यू को कितना सेकंड समय लगेगा? 45 + 15 60 सेकंड। पी को 60 सेकंड। कितना दौड़ने में? कहा गया पी ने क्यू को 4 मीटर की शुरुआत दी थी, यानी आपको पता चल गया अगर क्यू को 4 मीटर की शुरुआत मिल चुकी है तो पी अगर 100 दौड़ता है तो क्यू ने दौड़ा होगा 96 मीटर। पी 60 सेकंड में 96 मीटर दौड़ता है, यानी कि क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी? 96/60, 96/60, या हम कह सकते हैं 12 से काट दो तो 8/5 मीटर पर सेकंड। अब इसको 18/5 से गुणा कर दो तो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, यानी 8/5 गुणे 18/5, यानी 18 × 144/25, यानी हो जाएगा 14 × 4 = 56, 57.6 किलोमीटर, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर से समझिएगा, देखो कहा गया कि 100 मीटर की दौड़ में पी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, ठीक है। यदि पी क्यू को 4 मीटर की शुरुआत देता है, शुरुआत देने का मतलब पी अगर 100 मीटर दौड़ता है तो क्यू इससे 4 मीटर कम, यानी क्यू 96 दौड़ता है। और कहा गया फिर भी पी जो है क्यू को 15 सेकंड में हरा देता है, यानी पी जितने में 100 मीटर दौड़ता है उससे 15 सेकंड ज़्यादा लेता है क्यू 96 मीटर दौड़ने। तो सबसे पहले निकालिए कि पी 100 मीटर कितनी देर में दौड़ता है। आपने निकाला पी 45 सेकंड में दौड़ता है। आपने कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि क्यू 96 मीटर उतने समय उससे 15 सेकंड ज़्यादा में दौड़ता है जितने में पी 100 मीटर दौड़ता है, यानी पी 100 मीटर कितने में दौड़ता है? 45 सेकंड में। इससे 15 सेकंड ज़्यादा, यानी 60 सेकंड में पी क्यू कितना दौड़ता है? 96 मीटर, यानी क्यू 96 मीटर दौड़ता है 60 सेकंड में, यानी क्यू की स्पीड होगी 96/60 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने सबको मीटर पर सेकंड में बदला है। अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर लीजिए, दैट्स ऑल। अगले से पूछा गया कि इफ a is to b is equal to 7 is to 9, b is to c is equal to 15 is to 7, what is the value of a is to c? देखो आपको पता है कि a अनुपात b है और b अनुपात c दिया गया है। अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, देखो a और b का अनुपात 7:9 है, b और c का अनुपात 15:7 है। आप सबके नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, खाली जगह अगर आपके आसपास होती है तो आप भर देते हैं। 15 के आसपास थी, 15 ने भर दिया, यहाँ 9 के आसपास। अब ऐसे गुणा कर दीजिए तो आपको दिख रहा है 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, यानी 7 × 5 = 35, 3 × 15 = 45, 3 × 7 = 21। फिर 3 से काट दीजिए, 3 से अब नहीं कट रहा है, यानी आपका 35:45:21 बचा। अब आपसे पूछेंगे ए अनुपात सी का अनुपात, यानी ए अनुपात सी का अनुपात, तो ए अनुपात सी का निकालने के लिए 7 से काट देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, यानी ए अनुपात सी अनुपात कितना हो गया? ए और सी का अनुपात 5:3, तो आपका करेक्ट आंसर 5:3 हो गया। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत इजी सा है लेकिन ये पूछा जाता है ऐसे। कहा गया द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इफ 40 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास द रेशियो चेंजेस टू 4:5:7। ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज। देखो कहा गया कि 2:3:5 के अनुपात में थे, ठीक है। अब कहा गया प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं ए की, तो ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? ए की प्रारंभिक मात्रा थी, अगर माने 2 छात्र थे तो 2 छात्र थे इसमें, या हम कहें 2x छात्र थे, ठीक है, 2x छात्र थे। और इसमें बढ़े कितने? देखो 2x छात्र थे आउट ऑफ, या ऐसे करके चलो देखो,
अगर मैं मारूँ ए में कितने थे 2x, बी में 3x, सी में 5x। अब कहा गया 40-40 सब में बढ़ गया, यानी इसमें 2x + 40 हो गया, इसमें 3x + 40 हो गया, इसमें 5x + 40 हो गया। अब कहा गया कि इनका अनुपात हो गया 4:5:7। अब किन्हीं दो का अनुपात ले लो, हम इसका और इसका अनुपात ले रहे हैं, यानी आपका हो गया 2x + 40 डिवाइडेड बाई 3x + 40 बराबर 4:5। गुणा कर लीजिए तो 12x - 10x यानी 2x बराबर 200 - 160 यानी कि 40, यानी x बराबर कितना हो गया 20। अब अगर x बराबर 20 हो गया तो आपसे कहा गया मूल रूप से छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी आपका अगर x बराबर 20 हो गया तो मूल रूप से छात्रों की संख्या 2x, 3x, 5x, यानी 2, 3, 5, 5, 10x। x बराबर 20 तो 10x बराबर 200, यानी कितने छात्र थे 200 छात्र थे। ठीक है, तो आपको ये करना था। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 बटे, देखो ऐसे देखो कि आपके पहले वर्ग में छात्र कितने थे 2, आउट ऑफ 2, 3, 5, 5, 10, यानी 2/10 हिस्सा था। और इसमें कितना हमने जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 40 जोड़ दिया। 2/10 हिस्से में किसके 5, 3, 8, 2, 10, 2/10 हिस्से में अगर 40 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा हिस्सा कितना बन जा रहा है 4/4, 5, 9, 7, 16 ये बन जा रहा है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे बेसिक से। ठीक है, तो ये भी कर सकते थे कि 2/10 हिस्से पहले छात्र थे ए वर्ग में और उसमें 40 जोड़ देने पे अब 4/16 हो जा रहे हैं। अगर पहले छात्रों की संख्या मैं मानूँ ए थी तो अभी कितनी हो गई a + 120। अगर पहले छात्रों की संख्या ए थी तो अभी कितने हो गए हैं a + 120। अब ऐसे सॉल्व कर लेते तो 2 × 2 2 × 5 10, यानी a/5 धन 40 बराबर 1/4 यानी a/4 धन 30, यानी आप कह सकते हैं कि a/20 बराबर 10 यानी a बराबर 200। और a माना क्या था कि छात्रों की संख्या। ठीक है, शुरुआत में कुल छात्रों की संख्या। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है कि 20 इज़ 0.25% ऑफ। कहा गया, ये ऐसे 58 काट दीजिएगा, कि किसका 0.25% 20 है। अब मान लो x का 0.25%, आपको पता है a% बराबर होता है a/100, तो 0.25% कितना हो जाएगा 0.25/100, और ये आपको दिया गया है 20 है। यहाँ पे दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, 1 जीरो यहाँ से हटा के यहाँ ले जाओ, 25 × 25 25 × 8 200, यानी x/1000 बराबर 8 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 8000। x कौन सी संख्या जिसका 0.25% 20 है। ये प्रश्न देखो, कहा गया कि इफ x = 8 + 2√15। मैं आपको बता दूं कि x बराबर आपको दिया गया 8 + 2√15। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 8 + 2√15 को हम लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, लिख सकते हैं, यानी √x = हो जाएगा √5 + √3। ठीक है, आप पुट कर दीजिए, यानी आपको दिया गया √5 + √3 + 1/√5 + √3। यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दीजिए, मैंने बताया क्या होता है रेशनलाइजेशन, यानी √5 + √3 प्लस √5 - √3 से ऊपर नीचे गुणा, यानी √5 - √3/2। सॉल्व कर लीजिए, 2√5 + √5 यानी 3√5 प्लस 2√3 - √3 यानी कि प्लस √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3√5 + √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। कहा गया कि अगर p/q बराबर इतना है तो p² + q² p² - q² क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप क्या कर सकते हो x की वैल्यू 0 रख दो तो आपका p/q कितना आ जाएगा, p/q बराबर आ जाएगा -1। p/q बराबर -1, यानी हम कह सकते हैं p बराबर -q है। अब p बराबर -q हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 0 नहीं रख सकते। x बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए p² - q² बराबर 0 हो जाएगा और ये 0 में बटे रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप वैल्यू कुछ भी पुट करिए, मान लो x बराबर पुट कर लो, क्या पुट कर लो 2 पुट कर लो, x बराबर 2 पुट कर लो तो ये 5/-1 आ जाएगा। यानी कि या ऐसी वैल्यू पुट करो जो 3 से बड़ी हो, यानी x बराबर 4 पुट कर लो तो ये 7 हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा 1, यानी p की वैल्यू 7 q की वैल्यू 1। अब पुट करके देख लो तो 7 × 7 = 49, 50/7 = 49 में से 1 जाएगा 48, 50/48 बराबर 25/24। अब x बराबर हमने पुट क्या किया है, x बराबर हमने पुट किया है 4। अब पुट करके देख लो किस ऑप्शन में 4 आ रहा है, तो 4 इसमें पुट करोगे तो 4 चौको 16 और 9 25/4 × 12, ये गलत है। यहाँ पे पुट करोगे तो 4 चौको 16 और 18 34, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पुट करोगे 4 चौको 16 और 18 34, ये भी नहीं होगा। आपका डी ऑप्शन देखिए, x बराबर 4 पुट करिए, 4 चौको 16 9 25/4 6 24, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। ऐसे भी कर सकते हैं x बराबर 4 पुट करके। अच्छा, मैंने क्यों x से बराबर 0 से पुट करना शुरू किया, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कहाँ पे आप गलती कर देते हो। आप कहते हो इससे नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि x - 3 दिया गया तो x की वैल्यू 3 से बड़ी लेके चलना है ताकि आपका दोनों पॉजिटिव में रहे।
अब देखो अगर वैसे करना हो तो आपको दिया गया पी बटे क्यू बराबर एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 3। आप क्या काम करो, आप एक काम कर दो, देखो अगर मैं कहूँ कि पी को आप थोड़ी देर के लिए एक्स प्लस 3 मानो, क्यू को एक्स माइनस 3, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपान ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ ए बी यानी एक्स इंटू 3। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपान 6x। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और सुंदर सा प्रश्न देख लो, कहा कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 64 प्लस x पावर 1 to 1। अगर आपको मैंने कहा कि x प्लस 1/x 2 दिखे या माइनस 2 दिखे, अगर 2 दिख रहा है तो x बराबर 1 हो जाएगा, अगर माइनस 2 दिख रहा है तो x बराबर माइनस 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो आप कहेंगे x बराबर 1। अब x बराबर 1 पुट करोगे तो ये 1 ये भी 1, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर आप x प्लस 1/x को सॉल्व करोगे तो देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है बराबर 0 यानी x माइनस 1 बराबर 0, इस वजह से x बराबर 1 होता है, कोई जादू नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक और प्रश्न देखिए, कहा गया 4 गुणे माइनस 0.1, अच्छा 0.5 का, यहाँ पे हिंदी में सही कर, अच्छा यहाँ पीछे लगा हुआ है। ठीक है, यानी 0.5 का मतलब ऐसे लिखा रहने दीजिए, का लिख दीजिए 4 गुना। अब देखो 5.5 प्लस 8.5, इसी में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 5.5 प्लस 8.5 यानी कि 14, 14 का 0.1 यानी कि 1.4, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है और यहाँ गुणे लगा हुआ है यानी 4 गुणे माइनस 1.4, 4 गुणे माइनस 1.4 यानी कि माइनस 5.6, और माइनस 5.6 का 0.5, 0.5 मतलब 1/2 यानी माइनस 5.6 का आधा यानी माइनस 2.8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, बस ये फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा ये भी देख लो, कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 9b स्क्वायर 3a स्क्वायर एंड 4ab। अच्छा ये क्वेश्चन आपको इजी लग सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में CGL में पूछा गया तो CHSL में भी पूछा जा सकता है। इसका गुणनफल निकालना है, तो आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का, तो 9 × 27 चौको 108। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ ए यहाँ यानी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बी स्क्वायर यहाँ है बी यहाँ है बी क्यूब यानी 108 ए क्यूब बी क्यूब, कहाँ पे दिख रहा है, आंसर आपका बी ऑप्शन। आपसे कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस 10b अपॉन कॉट बी प्लस 10। अच्छा ऐसा प्रश्न आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन क्या ऑप्शन से करने जाओगे, नहीं, मैं यहाँ पे मना कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप ऑप्शन से करना, मैं ऑप्शन से वैसे करवा दे रहा हूँ। ए बराबर बी बराबर 45 पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1, और फिर लेकिन सब में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑप्शन 30-60 पुट करने जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा, सोचने में समय चला जाएगा, क्योंकि 45-60 से चारों ऑप्शन बराबर हो रहे हैं। तो आप क्या काम करो, सबको 10 या सबको कॉट में बदल लो। तो अगर 10 में बदलने जाओगे तो कॉट ए को लिख सकते हो 1/10 प्लस 10b अपान 1/10b, 10 में सबको बदल रहे हैं, प्लस 10 है, हर बराबर करो तो ये हो जाएगा 1 + 10 है 10b अपान 10 है डिवाइडेड बाई 1 + 10 है 10b डिवाइडेड बाई 10b, ये कट गया यानी आपका हो गया 10b ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे रहेगा। 1/10 क्या होता है कॉट ए, यानी 10b इंटू कॉट ए आपका आंसर हो गया। 10b इंटू कॉट ए कहाँ पे दिख रहा है, 10b इंटू कॉट ए पहला ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, बस सबको 10 या सबको कॉट में बदल देंगे, बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ठीक है, एक और ट्रिगो का क्वेश्चन देख लो, क्योंकि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 cos ए के प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ 1 cos ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप वैल्यू पुटिंग से आप खुद करेंगे, ये हो जाएगा 1 sin ए, प्लस कॉट ए को कॉस ए अपान साइन ए, हर बराबर है 1 में कर लो का स्क्वायर, साइन ए ऊपर चला जाएगा यानी साइन स्क्वायर है, अपान नीचे क्या बनेगा 1 + cos ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर है, जिसको हम लिखेंगे 1 - cos ए इंटू 1 + cos ए। थोड़ा डायरेक्ट लग रहा होगा, लेकिन 10 सेट कर चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा तेज करूँगा। आप 1 + cos ए का होल स्क्वायर,
देखो इससे इसकी पावर कट गई, 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, आपका ऑप्शन दिख गया बी ऑप्शन। तो हमने क्या किया, कॉस ए के और कॉट ए को दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लिया, फिर हमारा आया साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने तोड़ा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर हमारा कट गया 1 प्लस कॉस ए, बच्चा 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कहा गया दो संख्याएं डिफर बाई 5, यानी कि एक संख्या अगर ए है तो दूसरी संख्या ए प्लस 5 है। कहा गया उनका प्रोडक्ट 336 है, यानी ए इंटू ए प्लस 5 बराबर 336। तो आपसे कहा गया दोनों संख्याओं का योग है, यानी आपसे पूछा गया ए प्लस 5, यानी कि आप अगर ए निकाल लो तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अब 336 के दो ऐसे गुणनखंड कर लो जिनका अंतर 5 हो। तो 336 के गुणनखंड करने जाओगे कि आप सॉल्व करने जाओगे, करना पड़ेगा ही। तो आप अगर करोगे तो 2a, देखो सबसे पहले देखो 2a प्लस 5, 2a प्लस 5 हमारा योग बन रहा है। अब a की कोई भी वैल्यू हो, a की कोई भी वैल्यू हो, 2a प्लस 5 हमारा हमेशा ऑड नंबर आएगा, यानी इवन तो आ नहीं सकता, यानी 28 तो हो नहीं सकता। अब आप हम ऑप्शन से खेलेंगे। अगर 2a प्लस 5 बराबर 21 हो जाए तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2a प्लस 5 बराबर 21 अगर हो जाए तो a बराबर हमारा आ जाएगा 8। a बराबर 8 रख के देखो तो 8 इंटू 8 5 13, 8 गुणे 13 104 है, नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब अगर 2a प्लस 5 37 हो रहा है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। a बराबर 16 यानी ये 16 हो गया, और इंटू 21, 16 इंटू 21 कितना हो जाएगा 336, यानी हमारा सही है। तो हम 2a प्लस 5 को कितना लेंगे 37, यानी हमारी दोनों संख्याओं का योग कितना है 37। हमने ऑप्शन से किया, हमने कहा योगफल पूछा गया, योगफल हम मान लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। तो हमने कहा 2a प्लस 5 चूँकि हमारी ऑड नंबर है तो ऑलवेज ऑड होगी, तो हमारा 28 तो हो नहीं सकता। अब हमने ऑप्शन पे वैल्यू पुट करना शुरू करा तो हमारी ए की वैल्यू आई 16, हमने पुट करके देखा सेटिस्फाई कर रहा है, 336 प्रोडक्ट दे रहा है ए इंटू ए प्लस 5 का, हमारा ए की वैल्यू हो गई 16 और प्रोडक्ट कितना तब आ गया 37 और योग कितना आ गया 37। देखो अगला क्वेश्चन का आगे, ये 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 256 256 और 678 678, इट इज एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट की गई, जैसे 2 5 6 एक संख्या दी गई, इसको फिर एक बार लिख दिया गया, या मान लो 1 1 1 लिखें फिर 3 बार 1 1 1 लिखें, या हम कहें 4 5 7 फिर 4 5 7 लिखते हैं, तो ये संख्या जानते हो किससे डिविजिबल होगी। ये ऑलवेज, देखो आप एक काम किया करो, ऑलवेज ये जानो कि 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी, 13 से भी डिविजिबल होगी। और अगर कोई संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो वो हमारी 1001 से भी डिविजिबल होगी। यानी आपको एक रूल रट लेना है कि अगर कोई 3 संख्याएं 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 2 5 6 एक बार लिखा था, उसी के बगल 2 5 6 और लिख दिया गया, यानी हमने बना लिया 2,56,256, 256 को 2 बार लिख के 2,56,256 बना लिया, तो ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगी 1001 से। यानी अगर किन्हीं, ध्यान से सुनिएगा, अगर किन्हीं 3 संख्याओं को 2 बार लिख के कोई 6 अंक की संख्या बनाई जाती है तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, इसका मतलब वो 1001 से कटेगी। यहाँ पे 13 से केवल, 11 से केवल, 7 से केवल नहीं, तीनों से कटेगी, यानी आपका 1001 करेक्ट आंसर हो गया। नंबर सिस्टम का एक और क्वेश्चन कहा गया, द डिजिट यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 81 82 83 डॉट 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 89। देखो अगर आपको गुणनफल में इकाई अंक पूछा गया तो आप कहोगे देखो 81 82 83 84 85 डॉट 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 ऐसे 89 तक। आप देखो 2 यहाँ पे गुणनफल में आ गया, अरे अगर यूनिट डिजिट निकालना तो सबके यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 9, इसका यूनिट डिजिट पूछा गया। अगर आप जाओगे देखो 1 दूनी 2 3 6 चौको 24 पंचे 120, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 120। अब 120 में किसी संख्या से गुणा करोगे तो ऑलवेज यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। या आप ऐसे कहें, यानी या ऐसे कह सकते थे कि 2 पंचे 10, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, यूनिट डिजिट 0। अगर किसी संख्या को तोड़ा जाता है और उसमें 2 और 5 दोनों का गुणनफल आ जाता है तो संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो गया, बात खत्म हो गई। और जितनी बार 2 और 5 का पेयर आएगा उतनी लास्ट, यानी कि पीछे की तरफ से इकाई दहाई सैकड़ा मतलब ऐसे पीछे की तरफ से उतने अंक 0 होंगे। मान लो 2 बार 2 गुणे 5 2 गुणे 5 आ जाता तो हमारा दहाई का अंक भी 0 होता। अगर 2 गुणे 5 2 गुणे 5 2 गुणे 5 आया होता तो हमारा सैकड़े का भी अंक 0 हो जाता। ठीक है, प्रश्न देखो, कहा गया इन द गिवन फिगर PQRSTU इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल SQ। ठीक है, अब देखो PQRSTU एक हेक्सागन है, यानी समषटभुज है, नियमित षटभुज है, तो SQU का क्षेत्रफल पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि रेगुलर हेक्सागन का इनर एंगल यानी इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि अगर n बराबर 6 हो तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी n-4 अपान n इंटू 180 होता है।
यानी 4/6 गुणे 180 यानी 120 अंश होता है। और आपको पता है ये 120 हो गया, ये तीनों का क्षेत्रफल समान होगा, क्योंकि देखिए इनके बीच का ये भी कोण, ये कोण समान, ये दोनों भुजाएं समान, तो तीनों कितना कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी तीनों की एरिया समान हो जाएगी। अब एक की एरिया निकालने जाओ, एरिया कितनी होती है, एरिया होती है हाफ टाइम्स ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, यानी 12 गुणे 12 144, और गुणे इनके बीच के कोण का साइन, यानी साइन 120, साइन 120 कितना होता है √3/2, यानी ये हो गया 2 2 4 कटेगा 36, यानी 36√3 हमारा एक ट्रायंगल की एरिया आ गई। ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, 3, यानी कि हमने कहा कि 36√3 एक का आया तो 108√3 तीनों ट्रायंगल्स की एरिया हो जाए। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे क्या ट्रायंगल्स का एरिया पूछा गया, नहीं, हमसे पूछा गया जो हमारा ये वाला है ट्रायंगल है इसकी एरिया। इसकी एरिया निकालने के लिए रेगुलर हेक्सागोन की एरिया निकालिए √3/4, या हम कहें √3/4 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर कहें, या 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है रेगुलर हेक्सागोन का एरिया। तो 12 का स्क्वायर 144, ये कटेगा 72, 72 तिया 216√3 हमारा हो जाएगा। हमें पता है कि हेक्सागोन की एरिया इतनी है, हमें पता है तीनों ट्रायंगल्स की एरिया इतनी हो गई, तो हमारा ये वाले ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, बड़े वाले की एरिया माइनस तीनों ट्रायंगल्स की एरिया, यानी 216√3 माइनस 108√3, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 108√3। समझ आ गया, यानी हमने क्या किया, रेगुलर हेक्सागोन की एरिया निकाली, फिर इसकी एरिया जोड़ के और घटा दिया है रेगुलर हेक्सागोन में से, तो ये एरिया आ गई। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 108√3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखो, अभी तक हमने पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस नहीं लिए थे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 10√3 सेंटीमीटर एंड 10√2 सेंटीमीटर, यानी विकर्णों की लंबाई दी गई D1 और D2, डायगोनल 1 डायगोनल 2 दी गई है 10√3 और 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कहा गया एक साइड, यानी एक साइड दी गई 13, तो आपसे पूछी गई दूसरी साइड। अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के लिए, तो अगर साइड्स और डायगोनल्स का रिलेशन पूछा जाए तो आप कहेंगे D1² प्लस D2² बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ A² प्लस B²। वैल्यू पुट कर दो, B की वैल्यू निकाल लो, B जहाँ पे दूसरी साइड, तो D1² 10√3 का स्क्वायर यानी कि 300 प्लस 200 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 169 प्लस B², यही हो जाएगा। 300 200 500, 500 2 से कटेगा 250, 250 में से 169 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 81 बराबर B², यानी B बराबर कितना हो गया 9, यानी दूसरी साइड कितनी आ गई, आपकी दूसरी साइड कितनी आ गई 9। अब आपसे कहा गया कि समांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के लिए पेरीमीटर होता है उसकी चारों भुजाओं का योग, चूंकि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है तो इसका पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B, यानी 2 टाइम्स ऑफ 13 9 22, 22 दूना 44, यानी कि पेरीमीटर कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B, यानी कि 22 दूना 44। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया डी वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, सॉरी D1² प्लस D2² बराबर 2 टाइम्स ऑफ A² प्लस B²। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस सेट। ठीक है, तो देख लिया, मज़ा आया, समझ आया, तो नोट्स बनाते रहें, कठिन क्वेश्चन जो दिखे उसका तड़ातड़ नोट्स बना लें। तो 21 क्वेश्चंस हमने कर लिए, 11 सेट हो गए, 14 भी और करवाऊंगा, मिनिमम 14, 25 तो करवाने ही करवाने। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट की ज़रूरत है, जल्दी से 30,000 पूरे करो, फिर मौज करते हैं। ठीक है, कुछ नया लॉन्च करने की तैयारी करेंगे, और वीडियो को लाइक कर लेना, और सारी जो भी नहीं देखी हैं वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिस प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर दिया गया, उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोज़ की, तो वो भी देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल।